चलिए साथियों, मैं अलका लांबा और आप सभी का स्वागत है। आज सुबह जब आँख खुली 6 बजे तो सबसे पहली खबर बहुत दुखद खबर थी कि उत्तर प्रदेश के औरैया में लगभग 24 लोग एक ट्रक हादसे में मजदूर थे। ये सभी लोग मजदूर थे और अपने घर लौट रहे थे उत्तर प्रदेश, और एक ट्रक हादसे में सुबह 4 बजे के करीब कम से कम 25 लोगों की ने अपनी जान गंवा दी सड़क हादसे में। ये पहला सड़क हादसा नहीं है जब से लॉकडाउन हुआ है, ये कम से कम छठा हादसा। इससे पहले औरंगाबाद महाराष्ट्र में 17 लोग ट्रेन के नीचे आकर उन्होंने अपनी जान गंवाई। और यही खबर जब औरैया से आ रही थी उत्तर प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश से भी खबर आई कि वहां पर भी एक ट्रक हादसे में 6 मजदूरों ने सड़क पे अपना दम तोड़ दिया है। और ये सब देखे उससे पहले मध्य प्रदेश के गुना में भी ये हादसा हुआ और 8 लोगों ने वहां जान गंवाई। तो कुल मिलाकर लगभग 60-70 गरीब मजदूर जो सड़कों पर अपने मीलों का रास्ता तय करके घरों तक जा रहे हैं, वो दम तोड़ रहे हैं। बचाई जा सकती थी इनकी जानें, इनको समय पर हर तरह की सुविधा अगर दे दी जाती अपने घर तक पहुंचने तक के लिए, तो इनकी जानें बचाई जा सकती थी। लेकिन ब्लेम गेम चल रहा है अभी भी। रेल मंत्रालय के मंत्री पीयूष गोयल जी को सुना, उन्होंने कहा राज्य सरकारें भारत के रेल मंत्रालय को एनओसी नहीं दे रही हैं, नो ऑब्जेक्शन नहीं दे रहे हैं। आप इस बात पे यकीन कर सकते हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने तुरंत आगे आते हुए इनको बेनकाब किया कि पूरे भारत में जब भारतीय रेल अपनी ट्रेन चलाती है पटरियों पर, तब वो क्या राज्य सरकारों से इसकी इजाजत लेकर चलाती थी, जो अब इजाजत की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। तो आज आपको इजाजत की जरूरत क्यों है? और अगर आप फिर भी इजाजत मांग रहे हैं तो क्यों मांग रहे हैं? और सरकारें राजस्थान के मुख्यमंत्री और झारखंड के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके जानकारी दी कि ये झूठ बोल रहे हैं। हमने कोई ऐसी बात, इन्होंने ना एनओसी मांगा ना हमने देने की बात कही। इसलिए मुझे समझ नहीं आता कि भारत सरकार का रेल मंत्रालय पीयूष गोयल जी लगातार झूठ बोलकर जो ट्रेनें चलानी चाहिए, पूरे देश की ट्रेनों को खोल दीजिए ना, एक बार खोल दीजिए, क्योंकि लोग तो वैसे भी माफी चाहेंगे। सड़क हादसों में अपनी जान गंवा रहे हैं। हर तरह की सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो खत्म हो चुकी है, पूरी तरह का से खत्म हो चुकी है। महाराष्ट्र में ही मात्र 5 लाख लोगों ने अपना ट्रेन से अपने घरों तक जाने का रजिस्ट्रेशन कराया। 5 लाख, लेकिन रोज आना के सिर्फ 1,500-2 हजार लोग ही जो है वो ट्रेन का सफर करके अपने घर तक पहुंच पा रहे हैं। बाकी कहाँ है? बाकी 2-2, 3-3 दिन तक लाइनों में खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम है कि क्यों ये खेल किया जा रहा है। अभी यही बात हुई तो उसके बाद ये हादसा हो रही वाला 24-25 मजदूरों ने जान गंवाई। थोड़ी देर के बाद एक ट्वीट और आया, भाजपा के 6 साल बेमिसाल का जश्न कि आज केंद्र की मोदी सरकार ने सत्ता में अपने 6 साल पूरे किए, उसका जश्न में बेमिसाल। शर्मसार होना चाहिए था बेमिसाल की जगह। जश्न मनाया जा रहा है, उनका वीडियो बनाकर, प्रधानमंत्री जी का वीडियो बनाकर उनका आडंबर, उनका प्रचार, उनकी वाहवाही और ये वो सब सच्चाई से आंख पे पर्दा डालते हुए जश्न में डूबे हुए। वहीं थोड़ा और आगे बढ़े तो राहुल गांधी जी की आज तीसरी प्रेस वार्ता। जनता के प्रति एक नेता विपक्ष के तौर पर अपने धर्म, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आज तक राहुल गांधी जी ने आज तीसरी प्रेस वार्ता की। उन्होंने प्रेस के माध्यम से जनता के प्रश्न लिए, जनता के सुझाव लिए और उन्हें जो है सत्ता तक पहुंचाने के एक विपक्षी नेता के तौर पर पूरी कोशिश की। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत से पत्रकारों ने ऐसे भी प्रश्न किए जिसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक झलक रही थी, पर राहुल गांधी जी ने पूरी तरह से उन प्रश्नों के जवाब देने से मना कर दिया कि जो हो गया सो हो गया, उस पर मैं कोई बात नहीं करना चाहता हूं। अब यहां से आगे का रास्ता हमारा क्या होना चाहिए। और आज प्रेस वार्ता की और अभी तक राष्ट्रीय प्रेस को वो संबोधित कर रहे थे, देश के अखबारों और मीडिया को। आज उन्होंने क्षेत्रीय मीडिया को भी शामिल किया और रीजनल जो क्षेत्रीय हमारी मीडिया है उसके प्रश्नों के भी जवाब लगभग 1.25 घंटे तक राहुल गांधी जी लीजिए, जो उम्मीद इस समय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से की जाती है। तीसरी प्रेस वार्ता की और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकल कर क्या आया, उसके बाद में निर्मला सीतारमण जी की आज की चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने भी की है, उस पर भी आऊंगी और अपनी बात को यहां पर खत्म करूंगी। राहुल गांधी जी ने आज जो बात की उसके ऊपर अगर आप बजाज ऑटोमोबाइल्स के जो मालिक हैं राजीव बजाज, उनका भी अगर आप इंटरव्यू सुनेंगे तो उन्होंने भी
सीधे आर्थिक मदद, सीधा बैंकों में पैसा डालने की बात की। और वहीं पर आजिम प्रेम जी, विप्रो के मालिक हैं आजिम प्रेम जी, लाखों करोड़ों रुपया उन्होंने दान देकर इस आपदा में अपना योगदान दिया। उनका भी यही सुझाव था जो राहुल गांधी जी सुझाव दे रहे हैं कि एक मदद होती है जो तुरंत अभी करनी है, जेब में पैसा, पेट में रोटी, हाथ में रोजगार, 3 चीजें तुरंत करनी है आपको। ये आजिम प्रेम जी ने भी कहा कि जो राहुल गांधी जी का सुझाव है कि 7,500 आप जिंदगी भर के लिए नहीं, मात्र 2-3 महीने जब तक ये आपदा है, जितने भी मनरेगा में, गांव में मनरेगा के तहत जो काम कर रहे हैं और शहरों के जो युवा बेरोजगार हैं उनको न्याय योजना के तहत आप 7,500 सबके बैंक में मात्र 2-3 महीनों तक, जब तक हम अपनी आर्थिक व्यवस्था, अपनी इंडस्ट्री, अपने छोटे लघु उद्योगों को ठीक नहीं करते, तब तक तुरंत मदद के तौर पर देखा जा रहा है। 3 तरह के लेवल उन्होंने बताया कि पहला है कि तुरंत अभी रोटी चाहिए, अभी पैसा जेब में चाहिए, ये अभी की मदद है। दूसरी मदद है कि आपने सही कहा, जो छोटे कुटीर लघु उद्योग है उनको आप पैसा दीजिए ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। तीसरी वो योजनाएं जिसके ऊपर एक लंबे समय तक आपको काम करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, अपने पैरों पर अर्थव्यवस्था को खड़ा करना है, एक लॉन्ग टर्म आपको प्रोग्राम देना है, आप उस पर काम करिए। लेकिन सरकार उल्टी चल रही है, सरकार वहां से शुरू हो रही है जो लंबे प्रोग्राम है उस पर इन्वेस्ट किया जा रहा है। वो निर्मला सीतारमण जी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगी। राहुल गांधी जी ने अपनी बात की शुरुआत करते हुए माँ और बच्चे का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जब बच्चा पीड़ा में होता है, दर्द में होता है, उसे जरूरत होती है तो माँ उसकी मदद करती है, माँ उसको कर्ज नहीं देती है। इसलिए सरकार को साहूकार नहीं बनना चाहिए, सरकार को इस समय उस माँ की तरह होना चाहिए जो जरूरत पड़ने पर बच्चे की मदद करती है, ना बच्चे को ये कहती है कि मुझसे कर्ज ले ले। आज सरकार साहूकार बनकर मदद नहीं कर रही है, मात्र कर्जे देने की बात करती है। 20 लाख करोड़ का कर्जा देने की बात कर रही है, लेकिन मदद सीधे तौर पर वो नहीं कर रही है। मैं आप सभी से कहूंगी, ये सब सुझाव आज एक बार फिर से राहुल गांधी जी ने अपनी क्षेत्रीय प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है केंद्र की सरकार तक पहुंचाने को कहा है। मुझे मालूम है ये दबाव आपका और हमारा कब का काम आ रहा है, और ये दबाव आप अपने लिए और मैं अपने लिए नहीं बना रही हूँ। भगवान न करे आपको और हमें कहीं कोई कमी है, हम घर में है, परिवारों में है, खा रहे हैं, सब कुछ ठीक है। ये लड़ाई इस देश के गरीब और मजदूर किसान की लड़ाई है जो आप और हमें मिलकर लड़नी है। और हमें करना सिर्फ इतना है कि सरकार पर निरंतर हमें दबाव बनाना है कि वो इस तरह के जो काम है उसे करे। महाराष्ट्र की सरकार ने कहा कि हमारा जो आर्थिक नुकसान हुआ है वो 1,40,000 करोड़ का, मतलब 1 लाख। आपके पास 20 लाख करोड़ है, आप सीधा राज्यों की मदद क्यों नहीं करते हैं? आप अपने उन राज्यों से पूछिए जहां पर सबसे ज्यादा जो है मार पड़ी है, उन राज्यों को आप आर्थिक पैकेज दे दीजिए, सीधे दे दीजिए। दिक्कत यह है कि केंद्र की सरकार पीएमओ से सब कुछ चलाना चाहती है, अपनी मुट्ठी में रखना चाहती है। और राहुल गांधी जी ने ठीक कहा, ये लड़ाई राज्यों से लड़ी जाएगी, ये लड़ाई जमीन पर लड़नी है तो राज्यों की सरकारों को, मुख्यमंत्रियों को विश्वास में लेकर आपको लड़नी पड़ेगी। ऐसी बहुत सी चीजें जो है आज राहुल गांधी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाई, बहुत से पॉइंट रखे, आप चाहें तो उनको सीधा सुन भी सकते हैं। एक उन्होंने चिंता जाहिर की कि मुफ्त अनाज, मतलब 5 किलो अनाज और 1 किलो चना, पूरा एक महीना पूरा एक परिवार को 1 किलो चना और 5 किलो अनाज पूरा हो सकता है। वहीं पर पंजाब की सरकार ने अपना अनाज वापस भेज दिया क्योंकि वो अनाज कहीं सड़ा हुआ निकला, क्योंकि गोदाम तो भरे हुए हैं, कब से भरे हुए हैं। और अगर सबसे नीचे पुराना अनाज है वो सड़ चुका है, वो इस समय पर सरकार भेजी जा रही है। 8 करोड़ मजदूर हैं, 6 किलो अनाज की बात की जा रही है पूरा महीना चलाने के लिए। सोचिएगा अपने ऊपर, ये लड़ाई आपकी मेरी है ही नहीं है, ये लड़ाई राजनीतिक है ही नहीं है। ये लड़ाई इस देश की इस आपदा के समय पर जिनके पास जिम्मेदारी है, जिनको चुना है, जिनको सत्ता सौंपी है, जिन्हें फैसले लेने हैं, जिनके हाथ में पैसा और ताकत है, उन तक आपको ये अपनी बात को पहुंचाना है कि तुरंत मदद कीजिए। लंबी आर्थिक जो राहुल जी ने कहा कि तूफान, एक आर्थिक तूफान इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था को तबाह करने वाला आना है, उसके लिए भी हमें तैयार रहना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज अभी क्या करना है? आज अभी जो सड़कों पर हैं, ट्रेन स्टेशनों पर हैं और आज भी भूख से हैं, उन सबको तुरंत पहली मदद उनको करिए, फटाफट करिए। जो मैं लगातार बोल रही हूँ, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, विपक्ष बोल रहा है, आप बोल रहे हैं, देश बोल रहा है, लेकिन उसे सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपको बताऊंगी जिसमें आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, मेक इन इंडिया, निर्मला सीतारमण जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज क्या कहा गया। लाल किला तो गिरवी है, आपको पता है ना,
बताने की जरूरत नहीं, नीलामी वहीं से शुरू हुई थी। देश की धरोहर, देश की संपत्ति कहते हैं ना, वो एक पिता अपनी ईमानदारी से कमाता है और अपनी 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 खड़ा करता है, एक विरासत खड़ी करता है और अपने बेटे को आगे वो विरासत, वो खजाना, वो अपनी मेहनत की, ईमानदारी की पूंजी जो है वो देता है। लेकिन नालायक बेटा उसको दुगना करने की बजाय उसे एक एक कर करके बेच खाता है। यही देश की आज मोदी सरकार कर रही है। लाल किला नीलाम कर दिया, निजीकरण कर दिया। अब एक एयरपोर्ट तो अदानी अंबानी के हाथ में आ ही चुका है और अभी आज घोषणा की है कि 6 और हवाई अड्डों को, 6 और भारत के हवाई अड्डों को केंद्र की मोदी सरकार निजीकरण करके नीलाम करने जा रही है और बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में अब ये हमारे 6 बड़े हवाई जहाज जो है जाने वाले हैं, हवाई अड्डे जाने वाले हैं। अब मालूम नहीं ये कौन से हवाई अड्डे जाएंगे जिससे भारत सरकार मुनाफा कमा रही थी या घाटे वाले थे। ये कौन से 6 को इन्होंने चुनकर नीलाम करके निजी हाथों में सौंपने की बात कही है। इसी की तरह कोल माफिया कहा जाता है, शब्द आता है कि कोयला माफिया ने छत्तीसगढ़ का, झारखंड का खोखला कर दिया है। आज की सरकार ने यह भी फैसला किया है कि कोयला खदानों को भी पूरी तरह से निजीकरण का उसमें बढ़ावा करते हुए निजी कंपनियों को उसमें बहुत सी जो है छूट दे दी है कि आप हमारे इन खदानों के ऊपर राज करें। उसकी मॉनिटरिंग क्या होगी ये मुझे नहीं मालूम। और सबसे बड़ी मुझे चिंता जो होती है, देश का जो डिफेंस है, उसके जो इक्विपमेंट है, उसके इस्तेमाल की जो चीज़ें बनती हैं, उसमें पहले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश मात्र 49% था। ये बात आती है आत्मनिर्भर भारत की, मेक इन इंडिया की, स्वदेशी की। डिफेंस में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश को 49% से 74% तक ले गए। अरे 100% कर देते। हमें तो मालूम है मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, आपकी स्वदेशी तो जुमला है। कल स्वदेशी की बात करते हैं, आत्मनिर्भर की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हो और आज डिफेंस में ही आप विदेशी निवेश को 49% से 74% तक ले जाते हैं। ये सब चीजें आज निर्मला सीतारमण जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। राहुल गांधी जी ने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तीसरी बार करके देश के मुद्दों को आज उठाया और देश की सरकार को वापस जगाने के लिए कहा है। मैं आप सभी से कहूंगी, बनाइए दबाव कि गरीब, किसान, बेरोजगार, चाहे वो मनरेगा में है, चाहे वो शहरों में है, हर एक के बैंक खातों में सरकार 7,500, क्योंकि ये कैलकुलेट किया गया कि एक घर को, 4 लोगों के एक परिवार को चलाने के लिए पूरे महीने में हर चीज, हर खर्चे को जोड़ लिया जाए तो अर्थशास्त्रियों ने ये कैलकुलेट करके 7,500 बताया है कि अगर हर जो है खाते में 7,500 डाल दिया जाए तो ये जो है गुजारा कर पाएंगे, भूख से नहीं मरेंगे। राहुल गांधी जी ने सप्लाई और डिमांड की भी बात की। सप्लाई और डिमांड की बात को मैं थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ, समझिएगा, ताकि आप भी समझें, लोगों को भी समझा पाएं। खोखले जुमले और नारों से नहीं होगा। सप्लाई और डिमांड कौन करता है? डिमांड आप और हम करते हैं। हमारी ज़रूरत कितनी है उसके मुताबिक हम चीज़ों की मांग करते हैं, जिसे डिमांड कहा जाता है। सप्लाई जो निर्माता है, जो बनाता है, वो करता है सप्लाई चेन और डिमांड चेन में कोई तालमेल नहीं है, सिक्के के 2 पहलू हैं। आप वहां से सप्लाई जो करना है उसमें तो आप कहते हैं हम छोटे कुटीर लघु उद्योगों में पैसा डाल रहे हैं। पैसा नहीं डाल रहे, कर्ज दे रहे हैं उन्हें, और वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे और वो सामान बनाना शुरू करेंगे। वो सामान तो बना लेंगे, लेकिन डिमांड कहाँ है? अगर उसे चाहिए, उसके पास पैसा नहीं है उसके पास खरीदने के लिए। आज अगर आपकी और मेरी जेब में पैसा है और मेरी ज़रूरत भी है, मेरी डिमांड है, तो मैं तुरंत पैसा निकालूंगी और अपनी ज़रूरत, अपनी डिमांड के मुताबिक बाजार जाकर उन चीज़ों को खरीदना शुरू करूंगी, जिससे सप्लाई अपने आप जो है पीछे से बढ़नी शुरू हो जाएगी और इस तरीके से ये जो पहिया है वो चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि हम लोग 3 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ में से 3 लाख करोड़ कर्ज देंगे छोटे कुटीर लघु उद्योगों को खड़े होने के लिए। वो भी कर्ज लेने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं हमारी फैक्ट्री, हमारे उद्योग बंद हो गए हैं क्योंकि मजदूर चला गया है। अब हम कर्ज लेकर करेंगे क्या? हमारी फैक्ट्री चाहकर भी हम शुरू नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी जब तक ये सेटल डाउन नहीं होंगी चीजें, लोग एक जगह जाकर पहुंचकर स्थिर नहीं हो पाएंगे और वहां अपना काम, अपनी चीजों को जो है वो नहीं
उन छोटे कुटीर लघु उद्योगों का भी कहना है कि आप हमें कर्ज देंगे, हम कर्ज ले लेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर काम करने वाला कोई नहीं है। ये कब शुरू उनको फायदा होगा पैसा देने का? जब जो जो मजदूर जहां जहां एक बार पहुंच गया है वहां पहुंच जाएगा, वहां सेटल हो जाएगा, और उसके बाद वहां अगर कोई कुटीर लघु उद्योग है उसमें वो जाकर काम करना शुरू होगा। अभी इसका कोई फायदा अभी होता हुआ नहीं दिख रहा। मैं नहीं यही कह रही कि ये गलत चीजें हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेहतर है, लेकिन आज के लिए आपको डिमांड से, सप्लाई से ज्यादा डिमांड लोगों की बढ़ानी, और उस डिमांड के लिए उसके जेब में पैसा डालना ताकि वो निकाले और अपना बाजार में जाए। लेकिन ये तालमेल होते हुए दिख नहीं रहा है। दिल्ली के लोगों को कहूंगी, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लगातार झूठे आंकड़े, झूठ बोल कर, झूठी तसल्लियां दे देकर आज दिल्ली का आंकड़ा, मात्र दिल्ली भारत की राजधानी इतनी सी है, 10,000 लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हो चुके हैं। 10,000 आज तक का आंकड़ा है। पिछले 24 घंटे में 6 मौतें हुई हैं, और दिल्ली के अंदर ही लगभग 450 आज जब मैं बात करी 16 मई 2020 को दिल्ली के अंदर लगभग 450 लोगों की लोग कोरोना वायरस से पीड़ित मिले, 6 की मौत हुई है, और कुल मिलाकर 140 सरकारी आंकड़ा बता रही हो, जिसे गलत भी कहा जा सकता है, जिसे छुपाया जा रहा है। दिल्ली के अंदर 10,000 कोरोना वायरस के पीड़ित हैं, और जिसको लगातार छुपा कर दिल्ली की सरकार ने आपको और हमें धोखे में रखा है। क्यों सही पिक्चर नहीं दिखा रहे? आज भी केंद्र सरकार दावा कर रही है कि हम रोजाना 1 लाख लोगों का कोरोना वायरस पॉजिटिव टेस्ट कर रहे हैं। तो आप सभी से कहूंगी, सोचिए, देखिए, समझिए, और जाते जाते सिर्फ यही बात कहूंगी, जो बातें हो रही हैं उनमें दूर दूर तक कहीं पे भी राहत मिलते हुए गरीब मजदूर किसान को, बेरोजगार को नहीं दिख रही। जो घोषणाएं आज भी चौथे फेज में की गई हैं, 20 लाख करोड़ में, वो डिफेंस में, सिविल एविएशन में, कोल माइंस में, एक लॉन्ग टर्म के लिए की गई हैं। इससे आज अभी इस समय गरीब मजदूर किसान बेरोजगार को क्या लाभ मिलेगा, उसकी जिंदगी में कितनी आसान से राहत आएगी, ये किसी को नहीं पता है। ऐसा लगता है कि सरकार की जो घोषणाएं हैं करोड़ों लाखों रुपयों की, ऐसा लगता है कि सरकार आपदा में काम नहीं कर रही है, सरकार रोजमर्रा की तरह काम कर रही है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो लॉन्ग टर्म प्रोग्राम और बजट ऐसा घोषणाएं कर रही हैं, अपना सेलिब्रेशन 6 साल पूरे किए मोदी सरकार ने, उसके जश्न में है, और वाह मोदी जी, वाह मोदी जी, वाह मोदी जी। जमीन देखिए, मैं धन्यवाद करती हूँ फेसबुक के लोगों का जो लगातार सरकारों को सच्चाई से रूबरू करा रहे हैं और वीडियो डाल रहे हैं कि कहीं पर पुलिस वाला महिलाओं पर लाठी मार रहा है, कहीं बच्चा का हाथ इसलिए तोड़ दिया गया क्योंकि वो गरीब जो है माँ घर में बीमार थी, इसलिए वो बाहर निकलकर रेडी लगा ली, और पुलिस वाले ने उस बच्चे का जो रेडी पर सामान बेच रहा था उसका हाथ तोड़ दिया। ये फेसबुक पर ही मैंने वीडियो देखे, आप भी देखिए, इनको खोजिएगा। आज राहुल गांधी जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, सीतारमन जी को सुन लिया, रहा नहीं जाता ना, जब आपको पता लगता है कि हजारों लाखों लोग आज भी सड़क पे हैं, भूखे हैं, घर पहुंचने के लिए ट्रेनों के इंतजार में हैं, नहीं पहुंच रहे। तो राहुल गांधी जी आज शाम को घर से निकल गए, और राहुल गांधी जी जब निकले अपने घर से तो एक फ्लाईओवर के ऊपर बहुत से मजदूर परिवारों के साथ घर जाने के लिए निकले हुए थे। ये राहुल गांधी जी के एक मानवीय कहे, संवेदनशीलता कहे, जहां पर नेता अपने घरों में, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी 50 दिन से ऊपर हो गया दिल्ली के हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के लोग सड़कों पर हैं, एक बार भी, 1 मिनट के लिए भी वो किसी अस्पताल में, इतना डर लगता है उनको, इतना डर लगता है उनको कि वो किसी अस्पताल में, किसी अपने शेल्टर में, किसी खाने की जगह पर देखने नहीं गए कि हकीकत में जो मैं कह रहा हूं और जो लोग सच तस्वीर दिखा रहे हैं उसमें अगर इतना अंतर है तो मैं कैसे बैठ सकता हूं। अरविंद केजरीवाल जी को घर से निकलना चाहिए था, लेकिन वो 50 दिन में एक बार भी अपने घर से नहीं निकले। अब निकले तो अलग बात है, उसके लिए मैं आपको बधाई दूंगी कि आप आवाजें बुलंद करते हैं, नेताओं को मजबूर करते हैं। भाजपा के भी एक सांसद का वीडियो आया, मैंने ट्विटर पर शेयर किया है, नाम नहीं लूंगी, गायक रहे पुराने, अपनी गायकी से टिकट पाई क्योंकि बहुत उनको लगा कि फेमस गायक है, टिकट दे दो, मोदी जी के नाम से जीत जाएंगे, टिकट मिला, जीत गए। आज उनको मजदूरों से, उनके वीडियो में वो कह रहे हैं कि यार मुझे इनमें मत ले जाया कर, मुझे इनके पसीने से बदबू आती है। ये भाजपा के सांसद का बयान है। और राहुल गांधी जी जिन मजदूरों से आज सड़क पे पटरी पर बैठकर उनसे मिले, उनका दर्द पूछा, उनकी मदद पूछी, क्या मदद कर सकता हूं,
राहुल गांधी जी से एक ही बात उन्होंने कही कि हमें यहाँ से 200 किलोमीटर शायद झांसी की तरफ जाना है, हमें आप जाने की व्यवस्था करा लीजिए। और राहुल जी ने तुरंत उनसे बात की, उनकी समस्या जानी और उनके जाने की पूरी व्यवस्था करके गाड़ी में बिठा कर उनको रवाना किया। और इतनी ही देर में खबर फिर मीडिया में चल पड़ी कि वो जो मजदूर राहुल गांधी जी से सड़क के किनारे मिले थे, उन लोगों को उस गाड़ी में जिसमें कांग्रेस ने भेजने की व्यवस्था की थी उसे उतार कर पुलिस ने डिटेन कर लिया है। और ये कहा है ये आदेश ऊपर से आया है। क्यों मजदूरों को डराया जा रहा है, क्यों परेशान किया जा रहा है? उनको घर जाना था, उनको रास्ते में रोककर क्यों थाने बुलाकर बैठा दिया गया? इन प्रश्नों के जवाब मेरे पास नहीं है। ये तो आप पूछिए कि क्या कर रही है व्यवस्था। अगर आप भाजपा के ट्विटर हैंडल पे जाएंगे, आप भाजपा के पेज पे जाएंगे, भाजपा के नेताओं के जाएंगे, आपको घास हरी हरी दिखेगी, चारों तरफ खुशहाली दिखेगी, लगेगा जश्न का माहौल है। बिल्कुल हमें 6 साल बेमिसाल का जश्न मनाना चाहिए, आतिशबाजी करनी चाहिए। लेकिन वहीं पर जब आप जैसे लोगों के, एक आम लोग जो आप जैसे हैं, जो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, गली मोहल्लों इलाकों के इन हादसों की, इन दर्द और इन पीड़ा की तस्वीरें डालते हैं, तो भाजपा द्वारा दिखाई गई हरी भरी ये जमीन हमें बंजर दिखती है, हमें बंजर दिखती है, हमें दर्द और पीड़ा में दिखती है। मैं आप सभी से कहूंगी, बिल्कुल ये सच्चाई अपने कैमरों में कैद करिए, क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर तो पूरी तरह से, चाहे डॉक्टर हो, चाहे स्वास्थ्यकर्मी हो, चाहे पुलिस हो, सबके लगाम लगा दी गई है, क्योंकि वो अंदर की सच्चाइयां, आंकड़े आपके सामने ना रख पाए। हिंदुस्तान द हिंदू न्यूज़पेपर में खुलासा हुआ है कि एक आरटीआई में, कि जो सरकार कह रही थी कि जितने भी लोग हवाई जहाज से विदेशों से भारत में आ रहे थे, उनकी टेस्टिंग जो है, उनकी कोरोना वायरस टेस्टिंग का काम जनवरी में शुरू कर दिया गया था। ये भारत सरकार का दावा था। लेकिन आरटीआई के माध्यम से ये जानकारी मिलती है कि मात्र जो चाइना से आ रहे थे, मात्र जो उस चाइना से आ रहे थे, उनकी टेस्टिंग शुरू हुई थी। लेकिन पूरे जो जहाज उतर रहे थे उनके लोगों की टेस्टिंग मार्च में जाकर शुरू हुई है। यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च तक जितने भी हवाई जहाज, जितने भी लोग हिंदुस्तान में उतर रहे थे, किसी की टेस्टिंग नहीं हुई। कहा गया खोखला कि जनवरी में शुरू की गई। हकीकत है कि मार्च में इस टेस्टिंग को शुरू किया गया। उससे बीच में जनवरी, फरवरी, मार्च के शुरुआत से पहले किसी की कोई टेस्टिंग ही नहीं हो रही थी। टेस्टिंग किट्स ही नहीं थी, पीपीई किट्स नहीं थी। आज अमेरिका में चुनाव है, नवंबर में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव है, जहां पर जाकर फिर एक बार ट्रंप सरकार, जो मोदी सरकार का नारा था, वहां देकर आए, क्योंकि वहां पर बहुत से भारतीय एनआरआई मतदाता हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप भारत में कहते हैं कि हम वेंटिलेटर मशीन देंगे, हम ये देंगे, हम वो देंगे। जिन्होंने हमारे चाइना से हवाई जहाज उड़ के भारत आना था, मास्क और पीपीई किट लेकर 5 लाख, वो अमेरिका की तरफ डाइवर्ट कर लिया था। वो भारत आना था, अमेरिका की तरफ चला गया। लगा कोई बात नहीं, हवाएं तेज होंगी। जो जहाज चाइना से किट लेकर भारत आना था, इतनी तेज हवाएं थी, अमेरिका चला गया, कोई बात नहीं, टेक ऑफ करवाइए और भारत पहुंचाइए। लेकिन पता लगा किट वहां पर इस्तेमाल हो गई है। ये इतना बड़ा षड्यंत्र। देश के प्रधानमंत्री डेनमार्क, ओमान, इतने देश हैं, उनसे रोज बात कर रहे हैं। पूरे विश्व के नेताओं से, पूरे विश्व के देशों से बात कर रहे हैं, पर अपने ही देश के राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, गरीब किसान से, सड़क पे उनके नेता उतर के बात नहीं कर रहे हैं। वरना अभी तक तो इतना वीडियो मोदी जी का या उनके नेताओं को वायरल हो जाता कि अमित शाह जी निकले हैं, या उनके प्रधानमंत्री निकले हैं, या उनके मुख्यमंत्री जो हैं वो गरीबों के बीच में, मजदूरों के बीच में आपको जो है दिखे। जिस तरह से आज राहुल गांधी जी पटरी पर बैठकर जो है अपनी हर चीज का ध्यान रखते हुए, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए मिले हैं। अब आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप सभी से कहूंगी, दोबारा जाते जाते, आज का बड़ा सड़क हादसा उड़ई में 25 लोगों ने अपनी जान गंवाई। मध्य प्रदेश में 6 लोगों ने आज ही सड़क हादसे में, मजदूरों ने अपनी जान गंवाई। आज देश में आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, मेक इन इंडिया के नाम पर पूरी तरह से विदेशी निवेश को आमंत्रित करते हुए, पूरी तरह से विदेशियों का हस्तक्षेप हमारी डिफेंस हो, हमारी एयर स्पेस हो, हमारी माइंस, सब चीजों के लिए पूरी तरह से खोल दिया है, पूरी तरह से खोल दिया है। लॉन्ग टर्म कार्यक्रम आज किए जा रहे हैं और जो शॉर्ट टर्म है उसे भूला दिया गया है। 3rd लॉकडाउन खत्म होने वाला है, 4th लॉकडाउन शुरू होने वाला है। इसकी पूरी संभावना है कि 4th लॉकडाउन, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा इसका एक नया रंग होगा। रंग शब्द आप मानते हैं?
जब आप जश्न में होते हैं, खुशी में होते हैं, सेलिब्रेशन के मूड में होते हैं, तब रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी इस आपदा में, जब लोग कष्ट पीड़ा में हैं, रंगों का बात करते हैं कि चौथा लॉकडाउन जो 17 मई खत्म होगा और 18 को शुरू होगा, वो एक नए रंग रूप में होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को। तो आप सभी से कहूंगी, बोलिए, लगातार बोलिए, अपने लिए नहीं, इस देश के लिए बोलिए, इस देश के गरीब, किसान, मजदूर के लिए बोलिए, उसके लिए बोलिए जो शोषित है, पीड़ित है, उसकी आवाज बनकर बोलिए और सोती सरकारों को जगाने का काम करिए। और सरकारें जाग भी रही हैं। ये काफी हद तक, जब पीएम केयर फंड का खुलासा नहीं किया जा रहा था, पूरी तरह से उसे गुप्त रखा जा रहा था, आपने और हम ही ने बोल बोल कर मजबूर किया प्रधानमंत्री पीएमओ को कि उन्हें हार कर 50 दिन के बाद पीएम केयर फंड का खुलासा करना पड़ा। लेकिन खुलासा ये नहीं हुआ कि कितना पैसा उसमें आया। हाँ, उसमें से कहाँ अभी 1-2 जगह दिया है, अनाउंस किया है, घोषणा की है, पहुंचा नहीं पहुंचा है नहीं मालूम किसी को भी। लेकिन इस लड़ाई को राहुल गांधी जी ने लास्ट में कह के जा रही, बहुत अच्छा कहा, सेंट्रलाइज्ड होकर पीएमओ से, केंद्र से लड़कर नहीं जीता जा सकता। इस लड़ाई को हमें जो है डिसेंट्रलाइज करके राज्यों को, राज्य सरकारों को, मुख्यमंत्री को, जिलाधिकारियों को शामिल कर इस लड़ाई को हम सबको मिलकर जीतना होगा। मैं आप सभी से का धन्यवाद करती हूं कि आप सभी लोग हर बार जुड़ते हैं, मुझे सुनते हैं। मुझे नहीं मालूम, कुछ को मेरी बात ठीक लगती है, कुछ को बुरी लगती है, कुछ तारीफ करते हैं मेरे सुझाव। ये मेरे सुझाव नहीं, ये आप ही लोगों से सुझाव है। राहुल गांधी जी से सुझाव आते हैं, अजीम प्रेम जी हो, राजीव बजाज हो, ये बहुत से लोग हैं जो सुझाव देते हैं। इवन कि मैं तो देखती हूँ कि देश का युवा, पढ़ा लिखा युवा जो है, वो देश के रेल मंत्री पीयूष गोयल जी को भी सुझाव दे रहा है कि क्या करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि देश के आम युवा, पढ़ा लिखा को मालूम है कि क्या करना चाहिए। तो क्या इन्हें क्यों नहीं पता कि ये करना चाहिए। इस तरह से गरीब मजदूर को राहत मिलेगी अगर रेल मंत्रालय, रेल विभाग और रेल मंत्री ये सब करेंगे तो वो कर सकते हैं। पर नियत की कमी है, नियत नहीं है। मैंने कल भी कहा, राहुल गांधी जी का जो न्याय योजना के तहत 7,500 मनरेगा और शहरों के युवाओं के जेब में डालने का है, आप क्यों नहीं डाल रही समझ आ रहा है, क्योंकि वो सुझाव कांग्रेस और राहुल गांधी जी की तरफ से आया। भूल जाइए कांग्रेस और राहुल गांधी जी को, 4 गाली मार दीजिए, लेकिन जो होना है, जो राहत पहुंचनी है, वो तो कर दीजिए। राजनीति से ऊपर उठकर उम्मीद करते हैं, और उम्मीद करती हूँ राहुल गांधी जी जिन मजदूरों को मिले हैं उनको गाड़ी देकर उनके घर की तरफ रवाना किया गया था कांग्रेस की तरफ से। उन्हें पुलिस ने अगर डिटेन कर लिया है तो उन्हें जल्द छोड़े और पूरी तरह से ये सुनिश्चित किया जाए कि भारत की राजधानी दिल्ली और देश की सड़कों पर आज भी जो मिलों मजदूर चल रहे हैं, उन्हें किसी तरह भी अपने घर पहुँचाए, उनके पेट में रोटी, उनकी जेब में पैसा, और समय आने पर एक बार जब सीट से सेटल हो जाए तो सबके हाथों में रोजगार हो। बस यही हम उम्मीद करते हैं। मैं अपने सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जुड़ने के लिए। और जाते जाते एक ही निवेदन आप सभी से, अभी ये खतरा टला नहीं है, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, लगातार हाथ धोते रहिएगा, मास्क का इस्तेमाल करिए, हो सके तो ग्लव्स का इस्तेमाल करिए, हो सके तो बाहर बिल्कुल मत निकलिए। अभी अपने रिश्तेदारों के घर में, दोस्तों के यहाँ पर मत जाइएगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर ही आंकड़ा 10,000 पार कर चुका है और देश में तो लगभग ये आंकड़ा 1 लाख पार करने जा रहा है। 1 लाख लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हैं। तो मैं आप सबसे कह रही हूँ, अपने आप को सुरक्षित रखिए, घरों में रखिए। और मैंने एक और चीज़ कहना चाहूँगी, ईद आने वाली है। उम्मीद करती हूँ कि हमारे भाई बहनों के रमज़ान जो है, इस पवित्र महीने में आपका समय अच्छा गया होगा, अपने देश के लिए खूब दुआएं की होंगी। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि खुदा ने आपकी दुआओं को, इस देश के लिए जो दुआएं, इन लोगों के लिए जो दुआएं की हैं, उसे कबूल किया होगा। लेकिन एक निवेदन आपसे करती हूँ, मुझे मालूम है ईद आ रही है, हम ईद का त्यौहार बिल्कुल वैसे ही मनाते हैं जैसे दिवाली मनाते हैं, खूब खरीदारी करते हैं, एक दूसरे रिश्तेदार के घर में जाते हैं, एक जश्न का माहौल होता है, एक उत्साह का, खुशी का माहौल होता है। पर मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी, इस बार हमारे हिंदुओं का त्यौहार नवरात्रि किसी त्यौहार से कम नहीं होता है। कोई मंदिर के दरवाजे बंद नहीं होते, झंडे वाला मंदिर तक इस बार बंद रहा, कालका जी मंदिर बंद रहा। इसलिए आपसे भी निवेदन करूंगी, ये ईद को मनाइए, ये इस ईद जो आ रही है उसे मनाइए, लेकिन अपने घरों में रहिए,
अपने घरों में, अपने घर के लोगों के साथ मनाइए। फ़ोन के ऊपर आप अपनी 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 मुबारक जो है वो सबको दीजिए, ताकि हम इस लड़ाई को जीत पाएँ और अगली ईद, अगली दिवाली, अगले नवरात्र हम सब लोग मिलकर प्यार से इस भारत की ये जो कोरोना वायरस के ऊपर जीत होगी और दूसरी अर्थव्यवस्था को संभालते हुए उम्मीद है हम जीत हासिल करेंगे, उसे मिलकर आने वाले साल में मना पाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।